लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर 17 दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, अब ब्रीदिंग ये चैप्टर मैं सबसे पहले दो वर्ड से स्टार्ट करना चाहूँगी, दैट इज ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, जो लोग मेरे से क्लास 10th में थोड़ा भी क्लास अटेंड किए होंगे है ना ह्यूमन फिजियोलॉजी का, दे नो द डिफरेंस बिटवीन दिस। जो नहीं किए हैं उनके लिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। क्लास 10 तक कई बार लोग इसको इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, पर अब आपको इसके बीच में डिफरेंस समझना है ना। ब्रीदिंग जो हम सांस लिए एंड छोड़े दैट इज जस्ट कॉल्ड ब्रीदिंग है ना, वो रेस्पिरेशन नहीं होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है आप समझिए। ब्रीद हम क्यों करते हैं? ब्रीद हम करते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए एंड ब्रीद आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए। इसका क्या मतलब हुआ? ज़रूर आपके बॉडी में ऑक्सीजन का ज़रूरत होगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा होगा, उसको आपको एलिमिनेट करना होगा। तो इस ऑक्सीजन का ज़रूरत आपको क्यों होता है ना? आपके बॉडी में एक मेन एनर्जी गिविंग सोर्स होता है दैट इज कॉल्ड एज ग्लूकोज है ना। ग्लूकोज दैट इज द मेन कार्बोहाइड्रेट। इस ग्लूकोज से आपको एनर्जी मिलती है। अब ये एनर्जी कैसे मिलती है? इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है एंड इस ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के वजह से आपको एनर्जी मिलती है। अब ये ऑक्सीडेशन जब ग्लूकोज का होता है तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन आएगा कहाँ से? बाहर से, एयर से। दैट इज वाई ब्रीदिंग से आप ऑक्सीजन लेते हैं है ना। अब जब इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो गया तो बाई प्रोडक्ट में क्या बनता है? बाई प्रोडक्ट में आपका बनता है कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2। अब इसलिए इस CO2 को आपको बाहर छोड़ना है ना। तो ऑक्सीजन अंदर लेने को एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ने को दैट इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या हुआ? दिस प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज to produce energy that is known as respiration। ठीक है, अब याद रहेगा कभी भी ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन को अब एक नहीं समझना है ना, अलग अलग चीज़ है। इफ़ आई अगर जब भी क्लास स्टार्ट होते हैं एंड इफ़ आई आस्क यू अबाउट रेस्पिरेशन, कोई ब्रीदिंग बोला तो फिर बहुत मार खाएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ब्रीदिंग है इसके प्रोसेस के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। रेस्पिरेशन जो है दैट इज सेम इन प्लांट्स एंड एनिमल्स है ना। तो रेस्पिरेशन जो है, जो मतलब सेल के लेवल में ग्लूकोज कैसे ऑक्सीडाइज होता है, कैसे एनर्जी निकलता है, दैट यू विल स्टडी इन प्लांट फिजियोलॉजी दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। लिखा है नाम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, पर सारे ऑर्गेनिजम्स में इट इज द सेम। ठीक है, तो रेस्पिरेशन हम लोग इस चैप्टर में डील नहीं करेंगे, विल डील इट इन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ब्रीदिंग के बारे में और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ है, ऑक्सीजन कैसे ब्लड में आता है, कैसे टिश्यूज तक पहुंचता है, एवरीथिंग विल बी डेल्ट इन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना ब्रीदिंग से है ना। लेट अस स्टार्ट विद ब्रीदिंग। स्कूल्स वगैरह भी अब फेजेस में खुलेंगे ऐसा बोल रहे हैं। प्लीज स्टे प्रोटेक्टेड ड्यूरिंग दिस कोरोना वायरस है ना, आपको इफेक्ट नहीं करेगा। वी आर हेल्दी है ना, हेल्दी यंग पीपल। जस्ट कीप योर प्रोटेक्शन, ऑलवेज वेयर योर मास्क। कभी भी बाहर में हाथ को आँख मुँह नाक में नहीं लगाना है ना। और बाकी ऐसे डरने की कोई बात नहीं, इट्स जस्ट लाइक अ कॉमन फ्लू है ना। जिनको पहले से कोई क्रोनिक प्रॉब्लम्स है जैसे कि बीपी है ना, कोई हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़ या शुगर के पेशेंट्स हैं, दे हैव प्रॉब्लम है ना, हमें होगा भी तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो स्कूल्स खुलेंगे, अब आप रेडी हो जाइए एंड प्लीज़ स्टार्ट स्टडिंग। एक बार में बहुत प्रेशर आ जाएगा नहीं तो। चलिए, आपका NCERT सबसे पहले ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन से स्टार्ट किया, उसके बाद आपका NCERT कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में बताता है। ठीक है, तो आपको पता है ह्यूमन द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर लंग्स है ना। इनफैक्ट जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स में कौन कौन से आ गए? वेरी सॉरी, हाँ वर्टिब्रेट्स में कौन है? ये फिशेस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स एंड एम्फीबियंस है ना। फिशेस में नहीं, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस पहले लिखना है ना, फिर रेप्टाइल्स लिखना।
इन सब में लंग्स होता है ना, फॉर रेस्पिरेशन। एम्फीबियंस का थोड़ा सा स्पेशल केस होता है, हम देखते हैं, है ना। एम्फीबियंस में आपका एक लार्वल स्टेज होता है, तो जो लार्वल स्टेज होता है आपका, है ना, जैसे कि फ्रॉग का लार्वल स्टेज को हम क्या कहते हैं, दैट इज टैडपोल। टैडपोल ब्रीथ थ्रू गिल्स, है ना, दैट इज अ प्योरली एक्वाटिक फॉर्म। टैडपोल जो होता है फिश की तरह होता है एंड इट ब्रीथ्स थ्रू इट्स गिल्स, है ना। और जो आपका एडल्ट फॉर्म होता है ना, आपको पता है एडल्ट, एम्फी मतलब होता है टू, है ना, एम्फी मतलब बाई या टू जैसे टाइप। तो एम्फीबियंस क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे कैन लिव बोथ इन लैंड एंड वाटर। तो जब ये लैंड में रहेंगे तो दे विल यूज लंग्स, है ना, बकल कैविटी भी यूज करते हैं, ठीक। और जब ये पानी में रहेंगे तो दे रेस्पायर बाय देयर मॉइस्ट स्किन, दे रेस्पायर बाय देयर मॉइस्ट स्किन, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं आपका बाकी के में, है ना, वर्टिब्रेट्स के बारे में हमने जान लिया। हाँ, इसके साथ जो फिशेस होती है आपकी, फिश के बारे में बताना भूल गए, जो भी एक्वाटिक फॉर्म होते हैं, आप याद रखना है ना, ऑल द एक्वाटिक फॉर्म जनरली रेस्पायर थ्रू गिल्स, है ना। तो सिंस आपका एम्फीबियन का लार्वल फॉर्म जो टैडपोल होता है दैट इज टोटली एक्वाटिक, तो इट रेस्पायर्स थ्रू गिल्स। फिशेस भी आपका गिल्स से रेस्पायर करते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया वर्टिब्रेट्स के बारे में। कुछ कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स के स्पेशलिटी के बारे में आते हैं, है ना। ठीक है, सबसे पहले आपके एनसीईआरटी में अर्थवर्म के बारे में बताया है ना। अर्थवर्म का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन होता है दैट इज वेरी मॉइस्ट एंड इट इज कॉल्ड क्यूटिकल, ठीक है। तो इस क्यूटिकल की मदद से अर्थवर्म में आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। फ्रॉग में भी मैंने कहा कि स्किन की मदद से होता है। मॉइस्ट स्किन याद रहेगा कभी भी। अच्छा, ये होता कैसे, इट इज़ बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब क्या, कोई भी चीज़ आपके हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है ना। तो आपका अर्थवर्म का क्यूटिकल, फ्रॉग का मॉइस्ट स्किन, इसके थ्रू आपका डिफ्यूजन होता है, ऑक्सीजन बाहर से अंदर की तरफ आता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड आपका अंदर से बाहर की तरफ जाता है, ठीक है, हो गया। उसके बाद आपका आते हैं इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में जो एक्वाटिक फॉर्म्स होते हैं, है ना, तो एक्वाटिक मैंने अभी बताया, जो भी एक्वाटिक फॉर्म्स होते हैं जनरली दे रेस्पायर थ्रू गिल्स, है ना। और जो लैंड फॉर्म्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स जो होते हैं, है ना, वो आपका रेस्पायर करते हैं बाय ट्रेकियल सिस्टम, ठीक है, दे रेस्पायर थ्रू ट्रेकियल सिस्टम। ट्रेकियल सिस्टम में क्या होता है, आपका 10 पेयर ऑफ स्पिरिकल्स होता है, बॉडी के दोनों साइड में 10-10 पेयर ऑफ स्पिरिकल्स होता है। स्पिरिकल्स कुछ नहीं होता है, वहाँ से आपका, है ना, एयर अंदर घुसता है ट्रेकिया के थ्रू एंड फिर दैट कीप्स ऑन डिवाइडिंग, और फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिवाइड करके एकदम पतला पतला स्ट्रक्चर बन जाता है, वहाँ से आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ना। एक्सचेंज कैसे होता है गैसेस का, ये अलग से टॉपिक है, हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे जब भी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ नाम याद रख लीजिए, ठीक है। ये हो गया, और कुछ बचा यहाँ पे इतना, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन, ये ब्रीदिंग, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, एरो के साथ लिखते जाइए कि आपका फ्लो एयर का कैसे होता है, कहाँ होता है, क्या क्या पार्ट होता है, ठीक है। एनाटॉमी मैंने आपको बताया था, एनाटॉमी क्या होता है, अंदर से कैसा दिखता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट इज द एनाटॉमी, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका स्टार्ट होता है नॉस्ट्रिल से, है ना। नॉस्ट्रिल से, नॉस्ट्रिल क्या हो गया आपका, इसको एक्सटर्नल नेयर्स भी कहते हैं,
एक्सटर्नल नेयर्स भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आपका आता है यहाँ से नेजल चेम्बर। ये जो हो गया आपका दैट इज कॉल्ड एज नेजल चेम्बर। अब इस नेजल चेम्बर में आपका हेयर्स रहते हैं, है ना, नेजल हेयर्स रहते हैं, दैट इज मॉइस्ट। इनका काम क्या होता है, हेयर्स जो होते हैं वो आपका डस्ट, मतलब आप एयर लिए तो आपका डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर करने में हेल्प करता है ना, हेयर से टकरा के वो वहीं रह जाते हैं। मॉइस्ट होने की वजह से क्या होता है, कोई भी चीज़ ड्राई रहता है ना तो आपके बॉडी में फ्रिक्शन कॉज करके डैमेज कर सकता है। तो एयर जो आपका बाहर से हो रहा है, अगर बहुत ड्राई सीजन है ना, ड्राई सीजन अगर बहुत ही है, जैसे ठंड के टाइम में कई बार नाक से आपका खून आने लगता है, गर्मी के दिन में एकदम बहुत ज़्यादा गर्मी है तो खून आने लगता है। खून क्यों आता है, बिकॉज अंदर में एयर जो ड्राई होता है ना, दैट कॉजेज फ्रिक्शन, एंड उस फ्रिक्शन होने की वजह से आपका वहाँ पे स्किन ये रप्चर कर जाता है और फिर आपकी ब्लीडिंग होने लगती है। तो एयर अगर आपका ऐसे अंदर जाएगा तो इट विल कॉज डैमेज टू योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना, जो भी पैसेज है। तो उसके लिए नेजल चेम्बर में आपका म्यूकस का सिक्रेशन होता है ना। और म्यूकस क्या होता है, स्लाइमी सब्सटेंस जो कि आपका पूरा लाइन करता है ना। सर्दी हो जाती है तो आपका कई बार निकल भी जाता है। ठीक है, तो म्यूकस का क्या काम होता है, इट मेक्स द एयर मॉइस्ट, है ना, ताकि वो जब आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम से फ्लो करे तो आपका फ्रिक्शन कम कॉज करे ना, डैमेज नहीं हो आपको। ठीक है, उसके साथ नेजल चेम्बर का एक और फंक्शन होता है, जैसे जैसे नेजल चेम्बर से जाता है आपका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर पे आ जाता है, टेम्परेचर, है ना, जो एयर का टेम्परेचर होता है वो आपके बॉडी टेम्परेचर पे लाया जाता है ताकि बॉडी के अंदर जाकर के वो हार्म ना करे ना। ठंड के दिन में आप गर्म गर्म सांस लेते हैं, एकदम ठंडा ठंडा सांस लेते हैं ना, ये जब सांस छोड़ते हैं तो कैसा आता है, दैट इज जस्ट एज योर बॉडी टेम्परेचर, है ना। तो नेजल चेम्बर का ये 3 मेन काम होता है। ठीक है, उसके बाद आपका नेजल चेम्बर, ये नेजल चेम्बर हो गया आपका। यहाँ पे जो आपका जहाँ से स्कल के अंदर जो एंटर करता है, स्कल में भी ओपनिंग होता है, आपने स्कल की फोटो देखी है, दिस इज द कार्टिलेज। इसके अंदर मैं जैसे ही जाऊंगी तो फिर से ओपनिंग आएगा, उनको हम बोलते हैं इंटरनल लेयर, इंटरनल लेयर्स, है ना, ये अंदर की ओपनिंग होती है, इंटरनल लेयर्स। ठीक है, इंटरनल लेयर्स से आपका फिर अंदर का रेस्पिरेटरी पैसेज स्टार्ट हो जाता है। इंटरनल लेयर्स ओपन इनटू नेजोफेरिंक्स, इंटरनल लेयर या इंटरनल ओपनिंग, है ना, जहाँ से स्कल के अंदर घुसता है, नेजोफेरिंक्स। नेजोफेरिंक्स क्या होता है, फेरिंग्स आपको याद है, क्लास 10th में पढ़े थे। फेरिंग्स आपका वो कैविटी होता है दैट इज द कॉमन कैविटी बिटवीन योर नेजल कैविटी एंड योर बकल कैविटी। इन दोनों के कॉमन पैसेज जहाँ से होता है दैट इज कॉल्ड एज फेरिंग्स, है ना। अब ये फेरिंग्स, पहले मान लेते हैं ये नोज है, ये नेजल कैविटी है, ये दोनों पीछे जाके एक कैविटी में मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज फेरिंग्स, है ना। अब ये फेरिंग्स फिर से जाके 2 जगह पे डिवाइड करता है, एक आपका विंड पाइप की तरफ चल जाता है, एक आपका फूड पाइप की तरफ चल जाता है ना। यहाँ पे जब आप टच करिएगा, ये जो टच होता है दैट इज योर ट्रेकिया, दिस इज योर विंड पाइप। तो याद रखना, विंड पाइप आगे होता है, ईसोफेगस या फूड पाइप पीछे होता है। ठीक है, तो फेरिंग्स से फिर आपका ये दोनों चीज़ वापस अलग हो जाता है। फेरिंग्स का 3 पार्ट होता है आपका। ठीक है, एक होता है नेजोफेरिंग्स जो नोज के पीछे आपका नेजल कैविटी से कनेक्ट, मतलब नेजल कैविटी के पास रहता है। एक होता है ओरोफेरिंग्स जो आपका बकल कैविटी के जस्ट पीछे रहता है, एंड दूसरा होता है लेरिंगोफेरिंग्स। लेरिंगोफेरिंग्स वो जगह होता है जहाँ पे कि आपका ये फेरिंग्स 2 पार्ट में डिवाइड करता है ना, एक ईसोफेगस की को चला जाता है, एक आपका ट्रेकिया को चला जाता है। ठीक है, तो तीनों पार्ट आपको याद नहीं रखना है, बस आपको याद रखना है कि ये इंटरनल लेयर्स फिर किस में ओपन होंगे, नेजोफेरिंग्स, है ना। फेरिंग्स का 3 चेम्बर, एक ही चेम्बर है, बस हम उसको अपने पढ़ने के लिए हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो नेजोफेरिंग्स हो गया। नेजोफेरिंग्स के बाद आपका फिर दिस ओपन्स इनटू ट्रेकिया के पहले आपका आएगा लैरिंग्स, है ना। व्हाट इज लैरिंग्स? लैरिंग्स इज द अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ योर ट्रेकिया। लैरिंग्स इज द अपर, अच्छा मैं जैसे जैसे इसका आपको डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, इसके बगल में आप लिखते जाना, है ना। मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, अलग से नोट्स नहीं दे रही हूँ, तो इसके बगल में प्लीज़ आप लिखते जाना कि इसका क्या काम है ना। मैं एक एक के बारे में आपको बता रही हूँ जैसे। तो लैरिंग्स क्या होता है? इट इज़ द टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ योर ट्रेकिया, है ना। इट इज़ द टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ योर विंड पाइप, है ना। इसका काम क्या होता है? इट इज़ मॉडिफाइड
है ना, टू प्रोड्यूस साउंड, इसलिए इस लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, इस लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो साउंड बॉक्स में होता क्या है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है आपके बॉडी में, थोड़ा सा बता दें, इतना डेप्थ में नहीं जानना है। ये जो लैरिंग्स होता है या साउंड बॉक्स होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, है ना। और ये कार्टिलेज के अंदर ना मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन क्या होता है, सिंपल कुछ नहीं, ऐसे पतला शीट जैसा स्ट्रक्चर होता है। आप जैसे सांस छोड़ते हैं ना, दैट गेट्स वाइब्रेटेड, और उस वाइब्रेट करने की वजह से आपका साउंड आता है, ठीक है। फिर ये जो साउंड ऊपर आया, ये साउंड ऊपर आने के बाद आप अपने लिप्स, टीथ्स एंड टंग से उसको मॉडिफाई करके अलग अलग तरह का चीज़ निकालते हैं ना। तो ये जो मेम्ब्रेन होता है विच वाइब्रेट्स, है ना, टू प्रोड्यूस साउंड, दैट इज नोन एज योर वोकल कॉर्ड्स, है ना, उसी को हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। एंड सिंस प्यूबर्टी के बाद मेल्स की आवाज़ भारी हो जाती है, तो आप याद रखना ये जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं दैट इज़ मोर डेवलप्ड इन मेल्स दैन इन फीमेल्स एंड चिल्ड्रन, है ना। बच्चों का और फीमेल्स का ये जो वोकल कॉर्ड होता है ये कम डेवलप्ड होता है, और जो मेल्स का होता है दिस वोकल कॉर्ड इज मोर डेवलप्ड, है ना। इसलिए प्यूबर्टी के बाद, है ना, एडोलेसेंस हिट करने के बाद उनका एडम्स एप्पल आ जाता है ना। व्हाट इज एडम्स एप्पल? एडम्स एप्पल कुछ नहीं है, दैट इज जस्ट डेवलप्ड लैरिंग्स, है ना। तो मेल्स में एकदम डेवलप कर जाता है तो बाहर से दिखता है, फीमेल्स वैसे डेवलप नहीं करता है तो इट इज़ नॉट विजिबल, है ना। तो ये लैरिंग्स होता है आपका साउंड बॉक्स, इसमें आपका वोकल कॉर्ड्स होते हैं, वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट करने की वजह से आपका साउंड प्रोड्यूस होता है ना। इसके आगे एरो देके लिखना है, जगह ही नहीं है, हम रख दूँगी। ठीक है, अब आते हैं आगे, है ना। तो लैरिंग्स मैंने कहा था ट्रेकिया या आपके विंड पाइप का टॉप मोस्ट पोर्शन है। फिर लैरिंग्स के बाद हम लिखेंगे ट्रेकिया, है ना। ट्रेकिया क्या होता है? इट इज योर विंड पाइप, इट इज योर विंड पाइप, है ना। अब ये जो ट्रेकिया होता है इसमें आपको 2-3 चीज़ें मैं वापस ह्यूमन टिश्यू जो हमने पढ़ा था उससे मैं याद कराऊंगी। मैंने आपको बताया था हाईलाइन कार्टिलेज के बारे में, याद है? मैंने कहा था ये हाईलाइन कार्टिलेज, है ना, इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स आपके ट्रेकिया में रहते हैं, ठीक है। इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स, ये कौन से कार्टिलेज से बने होते हैं? हाईलाइन कार्टिलेज। इनका फंक्शन क्या होता है? जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उसके बाद वैक्यूम क्रिएट हो गया, सांस ले लिए, ट्रेकिया में कोई हवा नहीं बचा, सांस छोड़ दिए, ट्रेकिया में कोई हवा नहीं बचा, तो इट विल कोलैप्स। इस कोलैप्सिंग को प्रिवेंट करने के लिए उसमें कार्टिलेज होता है कि जब यहाँ पे कोई एयर नहीं रहे, प्रेशर बहुत लो रहे, फिर भी ये जो पैसेज है आपका दिस रिमेन्स इंटैक्ट, है ना। तो ट्रेकिया में आपका इनकम्प्लीट सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं, आप याद रखना। दूसरा मैंने आपको और बताया था, दिस इज लाइंड बाय स्यूडोस्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, है ना। जब मैंने आपको स्यूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि ये आपको ट्रेकिया में मिलता है, ठीक है। अब ये जो ट्रेकिया है आपका, ये फिर आपका राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस में डिवाइड कर जाता है ना, प्लूरल में हम उसको ब्रोंकाई बोल देते हैं। दिस ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस, है ना, या ब्रोंकाई। ब्रोंकाई इज प्लूरल, ब्रोंकस इज सिंगुलर। ये डिवाइड कहाँ करता है? दिस इज अ मतलब MCQ क्वेश्चन। ये डिवाइड करता है आपका 5th थोरैसिक वर्टेब्रा के लेवल पे, थोरैसिक वर्टेब्रा के लेवल पे, 5th थोरैसिक वर्टेब्रा के लेवल पे ये डिवाइड करता है ना। हमारे वर्टेब्रा 3 पार्ट में होते हैं, है ना। ये जो नेक में होता है उसको हम सर्वाइकल वर्टेब्रा, मतलब कि आपका रीढ़ की हड्डी, है ना, या वर्टेब्रल कॉलम। इसमें छोटे छोटे बोन से बने होते हैं, छोटे छोटे बोन्स को हम वर्टेब्रा कहते हैं। तो जो नेक में जो वर्टेब्रा रहता है उसको हम सर्वाइकल वर्टेब्रा कहते हैं।
जो मेरा चेस्ट में रहता है ना, दिस पोर्शन, उसको हम कहते हैं थोरैसिक वर्टिब्रा, बिकॉज वो थोरैसिक कैविटी के पीछे होता है। फिर उसके नीचे हम कहते हैं लंबर, है ना, जो थोरैसिक कैविटी के नीचे एब्डोमेन के आपका पीछे आ गया, दैट इज कॉल्ड एज लंबर वर्टिब्रा, है ना। तो जो थोरैसिक वर्टिब्रा होता है, जो 5th थोरैसिक वर्टिब्रा होगा, उस लेवल पे आपका ट्रेकिया 2 में डिवाइड कर जाएगा ना। हम लोग वर्टिब्रा से कई बार लेवल बताते हैं ना, जैसे लिवर का अलग लेवल होता है, स्टमक का अलग लेवल होता है। तो हम लोग जब एनाटॉमी पढ़ते हैं तो हम लोग उसको थोरैसिक मतलब कि वर्टिब्रा का लेवल के हिसाब से बताते हैं। अब ये ब्रोंकाई जो होता है, सबसे पहले 2 में डिवाइड किया, उसको हम, ये 3 तरह का ब्रोंकाई है ना, डिवाइड करता जाता है। सबसे पहले दैट डिवाइड्स इनटू प्राइमरी, ठीक है, फिर आता है सेकेंडरी, फिर आता है टर्शियरी, ठीक है, कीप्स ऑन डिवाइडिंग। फिर ये जो टर्शियरी ब्रोंकाई होता है, फिर वो डिवाइड करता है ना, इट डिवाइड्स इनटू ब्रोंक्यूल्स, मेनी स्मॉल ब्रोंक्यूल्स। इसका ऐसे हम एज सच लेवल्स नहीं स्पेसिफाई करते जैसे इसका कि इट कीप्स ऑन डिवाइडिंग। फिर जब एकदम एंड पे आ जाता है ब्रोंक्यूल्स, तो फिर सबसे पहले आपका जो एंड का ब्रोंक्यूल्स होता है, उसके पहले हम उसको बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल मतलब आप समझते हैं एकदम एंड का, है ना, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जो होता है ऊपर से लेके, है ना, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, एक्सटर्नल नेर्व्स, है ना, या नॉस्ट्रल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, दिस कंसिस्ट द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। वहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं होता है, ये सिर्फ आपका एयर को कंडक्ट, है ना, या ट्रांसपोर्ट करने के या ट्रांसफ़र करने के काम आता है। तो वहाँ से लेके यहाँ तक आप लिख लो, कहाँ से लेके, नॉस्ट्रल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, दिस इज़ योर कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब जैसे जैसे हम इसके आगे जाएंगे, कंडक्ट तो करेगा ही है, कंडक्टिंग पार्ट तो हो गई, पर अब रेस्पिरेशन भी स्टार्ट हो जाता है, आई एम वेरी सॉरी, ये एक्सचेंज भी स्टार्ट हो जाता है आपका गैसेस का, है ना। तो उसको हम एक्सचेंज पार्ट भी कहते हैं या उसको रेस्पिरेटरी पार्ट भी कहते हैं। रेस्पिरेटरी वर्ड कभी कभी इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है, पर आज सच आप डेफिनेशन देखेंगे तो वही डेफिनेशन है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, है ना। यहाँ से मैं रब कर रही हूँ, यहाँ तक आप लिख लेना, दिस इज द कंडक्टिंग पार्ट, और फिर इसके आगे होता है। चलिए, है ना, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद एक और लेवल ऑफ ब्रोंक्यूल्स, लास्ट लेवल ऑफ ब्रोंक्यूल्स आता है, जिनको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। ये जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ से आपका एक्सचेंज आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक। ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है, फिर आपको फिर डिवाइड करके आपका एल्वियोलाई का डक्ट निकलता है, उसको हम बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट, ठीक है, एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट से आपका आता है, ये मैं बता रही हूँ डायग्राम ड्रॉ करके, है ना, एल्वियोलर सैक, ठीक है, फिर आपका फर्नीले आता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल तक डिवाइड करके बना, है ना। फिर आपका ये एल्वियोलर डक्ट्स में डिवाइड करता है ना। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कि हम एल्वियोलर सैक बोलते हैं, ठीक है, और इनमें ऐसे ऐसे बहुत छोटा छोटा प्रोट्रूजन्स होता है ना, इस तरह का, इनको हम एल्वियोलाई बोलते हैं, आप याद रखें, ठीक है। तो ये जो बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर हो गया, दीज आर एल्वियोलर सैक, उसमें जैसे प्रोट्रूजन्स रहते हैं उनको एल्वियोलाई कहते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स। इनका जो डक्ट होता है उसको एल्वियोलर डक्ट कहते हैं। यहाँ से हम मान लेते हैं मेरा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है, इसके ऊपर टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ढेर सारा ब्रोंक्यूल्स है ना, अलग अलग लेवल का। उसके बाद टर्शियरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, है ना। उसके बाद फिर आपका ट्रेकिया एंड उसके ऊपर का पार्ट, है ना। तो ऐसा होता है आपका एल्वियोलाई। इतना डिवाइड क्यों करता है ना। तो फिर आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेके एल्वियोलाई तक दिस कंसिस्ट ऑफ योर रेस्पिरेटरी
गया एक्सचेंज पार्ट, एक्सचेंज पार्ट, है ना। इतना डिवाइड क्यों करता है? तो इतना डिवाइड इसलिए करता है कि मैंने आपको बताया था कोई भी चीज़ एक्सचेंज करने के लिए, है ना, आपका मेम्ब्रेन को पतला होना बहुत ज़रूरी है ना। मैंने जैसे आपको इसमें ही एग्जांपल दिया था, ये बुक है, इसके ऊपर मैं पानी डालूंगी, ठीक है, मान लेते प्लास्टिक कवर नहीं है, आई जस्ट लेट अस से अ बंडल ऑफ पेपर है, ठीक है, उसके ऊपर मैंने पानी डाला, ठीक, तो वो तुरंत तो निकलेगा नहीं नीचे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द वाटर टू पेनिट्रेट, है ना। लेकिन अगर मैं वही एक सिंगल शीट ऑफ पेपर ले लूँ और उसके ऊपर फिर मैं पानी डालूँ, इट इज़ ईजियर कि आपका पानी क्रॉस कर जाए, है ना। तो आपको यहाँ पे इतना डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि आपको एक्सचेंज करना है, किसका एक्सचेंज करना है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना है। तो ये एक्सचेंज फैसिलिटेट करने के लिए ये क्या होता है, एकदम पतला होते जाता है ना, जैसे जैसे डिवाइड करता है उसका जो ये लेयर होता है वो एकदम थिन हो जाता है, इतना थिन, यहाँ आते आते तक दिस इज़ 1 सेल लेयर थिक, सिर्फ एक सेल लेयर थिकनेस होता है यहाँ का, इसलिए गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल होता है। दूसरा, ये डिवाइड इतना इसलिए करता है ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा अमाउंट में आपका एक्सचेंज हो पाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए इतना डिवाइड क्यों करता है, पहला तो सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए, दूसरा ताकि ये 1 सेल लेयर थिक हो जाए तो आपका एक्सचेंज अच्छे से हो जाए, है ना। इसमें एक दो चीज़ और बताएंगे, ये जो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। यहाँ तक आपका एनाटॉमी जो आपका ये जो जैसे भी रेस्पिरेटरी पैसेज जो होता है उसके बारे में मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्लास में लंग्स के बारे में थोड़ा बताएंगे, थोरेसिक कैविटी के बारे में बताएंगे, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके आगे, है ना, कि कैसे ब्रीदिंग होता है, व्हाट इज़ द प्रोसेस।